आप सभी को राधे राधे। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और ये करंट अफेयर हमारे नेशनल इंटरनेशनल, जिसमें सबसे पहला सवाल आपके लिए है कि हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जलवायु लचीला ब्रह्मपुत्र एकीकृत बाढ़ और नदी तट कटाव जोखिम प्रबंधन परियोजना के लिए कितनी राशि के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो क्लाइमेट जो रेजिडेंट ब्रह्मपुत्र इंटीग्रेटेड फ्लड एंड रिवर बैंक इरोजन रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, इसके लिए टोटल कितना पैसा दिया है? इसके लिए टोटल दिया है पैसा $200 मिलियन का। यानी कि ऑप्शन नंबर इस सवाल का बी जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आपको मैं पहली बात ये बताता हूँ कि जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ये आसाम के अंदर कितने किलोमीटर बहती है? तो आसाम के अंदर जो है ना, इसका लगभग 650 के आसपास का इलाका है। मतलब वैसे खैर इतना किलोमीटर लंबी नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ आसाम के इसका बेसिन, जैसे मान लो ये नदी बह रही है, इसके आसपास का जो तटीय इलाका है ना, ये लगभग 650 किलोमीटर का इलाका है। और इसी को मजबूत बनाने के लिए ये पैसा दिया जा रहा है। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे 10 लाख लोगों को जो है ना, वो सीधे तौर पे फ़ायदा होगा। इससे क्या होता है सर, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी में जब बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ आने की वजह से जो फ्लड आता है, उस फ्लड की वजह से जो है ना, वो फसल बर्बाद हो जाती है। और फसल बर्बाद होती है तो उस फसल बर्बादी को रोकने के लिए एक्चुअली ये वाला प्रोजेक्ट है ये। अच्छा, अभी मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि अभी रिसेंटली ना ब्रह्मपुत्र नदी के फ्लो को, कैसा फ्लो है उसकी पूरी फ्लो को स्टडी करने के लिए एक आईआईटी गुवाहाटी ने एक ना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। वो काफ़ी न्यूज़ में है। उसका नाम है आपका ब्रह्मा, ठीक है ना, ब्रह्मा 2D नाम का एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया आईआईटी गुवाहाटी ने। आईआईटी गुवाहाटी जो है ना, इन्होंने लॉन्च किया ब्रह्मा 2D। और ये ब्रह्मा 2D का मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा ये है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर स्टडी करने वाला टोटल प्रोजेक्ट है आपका ये, ठीक है। अच्छा, आपको मैं एडीबी के बारे में बताता हूँ। एडीबी का मतलब क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है ना। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1966 को हुई थी, 1966 को हुई थी। और इसके साथ साथ जो है ना, एडीबी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मांडलू यांग के अंदर, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर है मांडलू यांग कहाँ पड़ता है? मनीला फिलीपींस में जो है ना, इसका हेडक्वार्टर है ये, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ से याद कर लेनी है। अच्छा, एडीबी में एक बात और बताता हूँ, कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया कौन है? तो उनका नाम है मियो ओका, ठीक है ना, मियो ओका। ये कंट्री डायरेक्टर है फॉर इंडिया के लिए, और ये जापान की महिला है वैसे, मियो ओका, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने घोषणा की है कि फेम इंडिया योजना चरण सेकंड का योजना परिव्यय 10,000 करोड़ से बढ़ा के 11,500 करोड़ कर दिया गया है? तो ये अभी रिसेंटली घोषणा की है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने, यानी कि भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो है घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर इस सवाल का डी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। फेम इंडिया जो इसका फेज़ 2 है, भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा। और इन्होंने कहा है कि इसका 10,000 करोड़ जो है ना, इससे बढ़ा के एक्चुअली जो है ना, इसको 11,500 करोड़ जो है ना कर दिया गया है। अच्छा, एक बात और याद रखना कि फेम जो सेकंड है ना, ये कब स्टार्ट हुई थी? फेम योजना सेकंड है, कब स्टार्ट हुई थी? ये एक्चुअली स्टार्ट हुई थी आपकी 1 अप्रैल 2019, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट हुई थी ये। और इसको 3 साल के लिए स्टार्ट किया गया था। 2022 मतलब 31 मार्च 2022 को ख़त्म होना था, लेकिन इसको 2 सालों के लिए फिर बढ़ा दिया गया है। मतलब ये अब कब तक चलेगी? ये अब चलेगी 31 मार्च 2024 तक ये चलने वाली है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है सर, फेम इंडिया में, फेम इंडिया सेकंड में क्या है? जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ई वाहन है, ये इलेक्ट्रिक वाहन या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदने के लिए लोगों को मोटिवेट किया जाता है इसके अंदर, ठीक है ना। मतलब इसमें कुछ क्या होता है कि थोड़ा सब्सिडी वगैरह दी जाती है। और एक बात और भी है कि जैसे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो कोई पर्सन चार्जिंग स्टेशन लगाएगा, उनको भी सरकार क्या करेगी? सब्सिडी देगी। इतनी सी बात है आप लोगों के लिए। मतलब टारगेट क्या बना रखा है सरकार ने बना रखा है, जैसे ई बसेस खरीदने का टारगेट है, लगभग 7,000 ई बसेस खरीदने का टारगेट सरकार का है। ऐसे मतलब 4 व्हीकल के लिए भी है, 3 व्हीलर भी लिए, 2 व्हीलर लगभग जो है ना, सरकार का टारगेट 10 लाख का है, 3 व्हीलर का लगभग 5 लाख का है, 4 व्हीलर का लगभग 55 का, 55,000 का है, 5500 का तो क्या होगा, ठीक है। एक ऐसे टारगेट है आने वाले टाइम के। देखो कितने टारगेट अचीव सरकार कर पाती है ये। पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो कितने टाइम के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। आईसीसी के टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पाने वाला पहला भारतीय गेंदबाज, मतलब आज तक कोई गेंदबाज इस लिस्ट में पहले नंबर पे नहीं आया, और अब आया है जसप्रीत बुमराह, पहले नंबर पे है।
जसप्रीत बुमराह वैसे ना अब तीनों फॉर्मेट में टॉप पे ही है। जैसे वनडे क्रिकेट फॉर्मेट में है, T20 में भी नंबर 1 पे ही है, और अभी इसमें भी मतलब आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग, टेस्ट में भी, ओडीआई में, T20 तीनों के अंदर जो है ना नंबर 1 पे है। इसमें सेकंड पोजीशन पे कौन है? सेकंड पोजीशन पे जो है ना इसके अंदर है, याद रखना, काई स्कोप, ठीक है ना, ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और इससे पहले आपको मैं वैसे बताता हूँ, 1979 की बात है, तब कपिल देव सेकंड रैंक तक पहुंचे थे। पहली रैंक पे तो वो भी नहीं पहुंच आए थे, लेकिन 1979 में कपिल देव सेकंड रैंक पे पहुंच गए थे। और 2010 के अंदर जो है ना, 2010 के अंदर जहीर खान आए थे थर्ड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे तो पहली बार ही आए हैं, कौन आए हैं? जसप्रीत बुमराह। तो अच्छा सवाल बन सकता है, ठीक है। अच्छा, आईसीसी में टेस्ट बैट्समैन रैंकिंग में पहले नंबर पे कौन है? तो उनका नाम है केन विलियमसन। केन विलियमसन है, और केन विलियमसन न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 में प्योर फॉर श्योर ये पहल स्टार्ट की है? तो प्योर फॉर श्योर जो पहल है ना, ये स्टार्ट की है बीपीसीएल ने, यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके द्वारा। ये एक महारथन कंपनी है, याद रखना आप लोग। अच्छा, इसमें क्या होगा सर? जैसे मान लो आप एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदोगे, तो इसके ऊपर एक क्यूआर कोड लगा मिलेगा आपको, क्यूआर कोड, और क्विक रिस्पांस कोड लगा मिलेगा। इससे आपको क्या होगा? इससे आपको दो बेनिफिट होंगे। एक तो आप इसकी क्वालिटी चेक कर पाओगे, और एक इसकी जो है ना आप लोग क्वांटिटी चेक कर पाओगे, कितनी क्वांटिटी है, कैसी क्वालिटी है, इस चीज़ की आप सुनिश्चितता कर पाओगे। यही ऐसा किया गया है अभी हाल ही में, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है जो ज़रूर याद रख लेना आप लोग ये। और ये किसके अंडर आता है वैसे? फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो ना, उसके अंडर आता है ये, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि कतर एनर्जी और निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत को 2048 तक 7.5 मिलियन टन हर साल जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस की आपूर्ति बढ़ाने के लिए एक समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं? तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस की आपूर्ति बढ़ाने के लिए एक समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं, तो ये कंपनी का नाम है पेट्रोनेट एलएनजी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का हमारा, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 2048 तक का हमारा टारगेट है कि हम लोग जो है ना लगभग साढ़े सात मैट्रिक टन जो है ना वो पेट्रोलियम गैस है उसको सप्लाई कर पाएँ। तो इसके लिए एक टोटल अभी समझौता हुआ है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो सवाल है हमारा क्या है कि हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी ने पेस का मतलब है प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड ओशन इकोसिस्टम उपग्रह को लॉन्च किया है। तो ये उपग्रह को लॉन्च किया है नासा ने, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या होता है आपका? देखो, जो आपके फाइकोफ्लैक्टिन पौधे जानते हो ना आप लोग, एक पौधे होते हैं आपके फाइटो प्लैंकटन, ठीक है ना। ये पौधे समुद्री पौधे होते हैं, छोटे छोटे समुद्री पौधे होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन प्राप्त किया करते हैं ये, ठीक है। तो इनको देखने के लिए एरोसोल, छोटे छोटे धूलकण होते हैं, क्लाउड बादल हो गए, ओशन इकोसिस्टम पूरा आपका इकोसिस्टम हो गया, तो उनको देखने के लिए नासा का एक स्पेस एक्स है, नासा का एक स्पेस एक्स है इससे, और नासा के स्पेस एक्स से नासा के द्वारा किया गया है, पर नासा का स्पेस एक्स नहीं कहूँगा, सॉरी, स्पेस एक्स तो हो गया ना, एलन मस्क का हो गया, तो प्राइवेट एजेंसी होगी। नासा के द्वारा स्पेस एक्स का रॉकेट यूज किया गया जिसका नाम है फाल्कन 9, ठीक है ना। फाल्कन 9 स्पेस एक्स का है, और ये बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट रॉकेट है, ऊपर जाके वापस नीचे आ जाता है, ठीक है। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया पता है आपको? ये लॉन्च किया गया केप से, केप कार्निवल फ्लोरिडा में पड़ती है ये जगह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? एशिया एक्यू परियोजना है दुनिया की सबसे बड़ी उड़ान परियोजना, फ्लाइंग लेबोरेटरी है, और जिसका नाम है DC-8 है, डगलस DC-8 है। इसके साथ एशिया में उड़ानों की श्रृंखला की स्टार्ट की गई है। तो ये स्टार्ट की गई है अभी हाल ही में, नासा के थ्रू ही लॉन्च की गई है, यानी कि सवाल का ऑप्शन नंबर तो ए ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको उड़ता हुआ जहाज सा दिख रहा है ना, ये एक्चुअली जहाज नहीं है, ये लेबोरेटरी है, उड़ता हुआ जहाज सा नहीं है, लेबोरेटरी अंदर से देखोगे तो कुछ इस टाइप की है, बहुत बड़ी है ये, और धरती से 15 किलोमीटर दूर जो है ना ये जा सकेगी। ये अर्थ ऑब्जर्वेटरी है, ध्यान रखना, मतलब पृथ्वी की संरक्षण करेगी ये, और ये 8 घंटे तक हवा में रह सकेगी ये। एशिया में एयर पॉल्यूशन की टोटल स्टडी करने के लिए ये एशिया एक्यू परियोजना है ये, ठीक है। इतना याद रखना है इसको। अगला सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपनी एक ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, उसको आप देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने इसको समझाया भी है। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है जो भी हाल ही में खबरों में रहा था, और भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच में एक द्विपक्षीय परियोजना है? तो भारत और के साथ में जो है ना ये म्यांमार के साथ में एक द्विपक्षीय परियोजना है। अब ये परियोजना क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अपना क्या है कि अगर हम लोगों को अपने इस ईस्ट इंडिया से कनेक्ट होना है तो अपने पास में केवल यही कॉरिडोर है जिसका नाम है सिलीगुड़ कॉरिडोर।
तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, इससे ये 30 किलोमीटर का कॉरिडोर है, ऐसे जाना पड़ेगा। मतलब आपको कोलकाता पोर्ट से अगर जाना पड़ेगा तो इस तरीके से सामान पहुंचाना पड़ेगा, यहाँ तक आना पड़ेगा आपको। और ये पूरा रूट जो है ना, ये लगभग 1800 किलोमीटर का रूट है। और इसमें यहाँ तक जाने में लगभग दिन लग जाते हैं। कितने? 3 से 4 दिनों का टाइम लगता है ये यहाँ पूरा जाने में। तो क्योंकि ये रास्ता इतना साफ नहीं है, मतलब उबड़ खाबड़, आप समझ सकते हो ना, पहाड़ी क्षेत्र है पूरा ये। तो भारत ने क्या किया है, भारत ने कोलकाता से लेके और सितवे पोर्ट पड़ता है म्यांमार में, यहाँ से यहाँ तक ये लगभग 539 किलोमीटर है। ये पानी के रास्ते से आएंगे, यहाँ पे आके हम पकड़ेंगे नाव पकड़ेंगे। तो कालादान रिवर है यहाँ पे, ठीक है ना। और कालादान रिवर इसीलिए इसको कालादान प्रोजेक्ट बोल रहे हैं। इस नाव से यहाँ तक जाएंगे लगभग 158 किलोमीटर। और इसके बाद में जो है ना, वो प्लेक्तवा में उतरेंगे म्यांमार में जो है। और इसके बाद में एक हाईवे आएगा, ठीक है ना। उस हाईवे पे चढ़ेंगे हम लोग, और हाईवे पे जाके जो है ना, वो जोरीपुंगी, जो आपका जोरीपुई बॉर्डर है ना, जो कि पड़ता है मिजोरम के अंदर, वहाँ पे उतरेंगे। और उसके बाद में हाईवे के रास्ते से आइजोल को कनेक्ट हो जाएंगे। ऐसे में लगभग ये किलोमीटर पड़ता है आपका 930 किलोमीटर, उससे लगभग हाफ हो जाता है। इसको जल्दी कवर किया जा सकेगा, मतलब इसको 8-10 घंटे के अंदर जो है ना कवर कर सकते हैं। जो 3-4 दिन वाला काम 8-10 घंटे में हो सकता है। तो अब ये न्यूज़ में क्यों रहा था कि सितवे पोर्ट जो है ना आपका, यही न्यूज़ में है अभी आपके लिए। और ये सितवे पोर्ट जो है ना आपका, ये न्यूज़ में है। तो ये यहाँ पे मतलब इस इलाके को जो है ना एक्चुअली चाइना के द्वारा पूरा एक्वायर किया जा रहा है। इस सितवे पोर्ट को एक्वायर किया जा रहा है इस करके ही। और म्यांमार की स्थिति वैसे भी थोड़ी ठीक नहीं है। अगर इतिहास को देखने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो म्यांमार में मिलिट्री यानी कि जनता है, उसका शासन चल रहा है फिलहाल के लिए। और कई सारे ग्रुप है म्यांमार में मिलिट्री राज का विरोध भी कर रहे हैं। वो लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी की बहाली चाहते हैं ये। और एक सितवे पोर्ट है, इस पर कब्जा कर लिया है वहाँ की आर्मी ने, ठीक है ना। उस आर्मी का नाम भी बताता हूँ मैं आपको, अराकन आर्मी है, उसके द्वारा इसका कब्जा किया गया है, ठीक है ना। अराकन आर्मी है, उसका कब्जा कर लिया है सितवे पोर्ट का। इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन को बना लिया। भारत ने वैसे यहाँ पे आना जाना स्टार्ट कर दिया है। मई 2023 में पहली बार जहाज भेजा था यहाँ से भारत ने। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है पूरा आपका। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में दी गई जानकारी में किन 5 व्यक्तियों, अभी आपको वैसे देखो सबको अच्छे से पता है कि 5 व्यक्तियों को 2024 का भारत रत्न दिया जा रहा है। ऐसा कभी होता नहीं है, ये एक साल में मैक्सिमम जो है ना वो 3 ही लोगों को मिलता है। लेकिन इस बार 5 लोगों को मिल रहा है ये। लेकिन इससे पहले भी मिला था, 4 लोगों को मिला था। 1999 में मिला था वो 4 लोगों को, ठीक है ना। 1999 में 4 लोगों को मिला था। वो कौन कौन थे? एक तो थे जयप्रकाश नारायण साहब थे। अच्छा, इसके अलावा और कौन थे? और थे पंडित रविशंकर साहब थे, जो स्टार वादक बहुत फेमस है। एक अमर्त्य सेन थे, अर्थशास्त्री थे ये, ठीक है। और एक गोपीनाथ बारदोलोई थे, असम के पूर्व सीएम थे ये। गुवाहाटी एयरपोर्ट जो है ना, उसका नाम यही है, ठीक है ना, गोपीनाथ एयरपोर्ट। ये गोपीनाथ बारदोलोई के नाम पे ये एयरपोर्ट है। और अब मिल रहा है 5 लोगों को इस बार। 5 लोग कौन कौन है? एक तो कर्पूरी ठाकुर साहब है, ठीक है ना, कर्पूरी ठाकुर। और एक लाल कृष्ण आडवाणी जी है, MS स्वामीनाथन है, PV नरसिम्हा राव जी है, और चौधरी चरण सिंह जी है। टोटल 5 लोगों को इस बार दिया जा रहा है आपका, ठीक है ना। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व CM रह चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। PV नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ये आई थिंक 5वें प्रधानमंत्री थे। बहुत थोड़े समय के लिए रहे थे, जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक ये रहे थे। और जब तक ये रहे तब तक ये कभी पार्लियामेंट भी नहीं जा पाए थे। और MS स्वामीनाथन पिछले ही साल 28 सितंबर 2023 को इनका देहांत हुआ था। हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं ये, ठीक है। अगला सवाल आता है आपका यहाँ पे, ये चीज मैंने आपको पढ़ा दी है। भारत रत्न जयप्रकाश नारायण, रविशंकर, अमर्त्य सेन और गोपीनाथ बारडोली, ठीक है। अभी रिसेंटली तवांगचू टाइडस इंटरनेशनल कयांकिंग चैंपियनशिप 2023 निम्नलिखित में से कहाँ स्टार्ट हुई है? तो ये चैंपियनशिप स्टार्ट हुई है अरुणाचल प्रदेश में। आपको मैं बताता हूँ, एक देखो चैंपियनशिप होती है जिसका आपका, एक तो इसका नाम क्या है, कयांकिंग। ये क्या होता है, इसमें अकेला बैठ के नौका चला, ये जैसे चप्पू सा चलता है। और एक चैंपियनशिप ऐसी नौका की होती है, इसको कहा करते हैं कनोइंग, कहा करते हैं कनोइंग। इसमें खड़े होके जो है ना चप्पू चलाया करते हैं, ठीक है। तो इतना सही है, आपको जो याद रखना है। और भंडारगरण विकास और विनियामक प्राधिकरण इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रेसिप्ट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक समझौता किया गया है पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ में। देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपका जो भी जैसे गेहूं है, चावल है, आप ना वेयर हाउस में जमा करवा सकेंगे। मान लेते हैं कि आपके पास में 50 लाख का चावल है, 50 लाख का चावल आपने वेयर हाउस में जमा करा दिया, बदले में आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी। अब इस रिसिप्ट को आप किसी को दे के जो है ना,
बदले में जो है ना उससे पैसे ले सकते हो, या थोड़े समय के लिए पैसे ले सकते हो। मान लेते हैं गिरवी रखना जैसे कुछ होता है, मान लेते हैं रिसिप्ट को देके नेगोशिएबल रूप से आपने कह दिया मेरे को 45 लाख रुपए दे दे, मेरा माल तो पड़ा ही है 50 लाख का यहाँ पे, तो आप मतलब ऐसे कर सकते हो। ऐसी स्कीम 2011 के अंदर स्टार्ट की गई थी, ऐसा कंसेप्ट है ये। मिनिस्ट्री ऑफ जो कंज्यूमर अफेयर एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है ना, उसके अंडर आता है ये। और किसान इसमें वैसे ना मैक्सिमम इससे खुद से लोन भी ले सकता है किसान, 75 लाख तक का लोन लिया जा सकता है इससे, ठीक है ना। और मतलब जो किसान तो खुद है ठीक है, लेकिन कुछ एग्रीकल्चर कंपनी है ना उनके पास तो 5 करोड़ तक लोन लेने का प्रावधान है इसके अंदर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये वाली, ठीक है ना। और पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है, याद रखना आप लोग। और अगला सवाल क्या आता है आपका? अगला सवाल सॉरी मैंने कहाँ बना दिया अगला सवाल, सवाल गायब ही है। ठीक है, सीधा ही आंसर आ गया क्या? ठीक है। विदेश में प्रतियोगिताओं में जो भाग लेने के लिए छात्रों को सहायता योजना स्टार्ट की है अभी हाल ही में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। एक्चुअली क्या है इसके अंदर, जो बच्चा जैसे बीटेक किया हुआ बच्चा है और उसको विदेश में जाना है, तो उनके लिए छात्रों में विदेशों के अंदर जो कंपटीशन है उसमें भाग लेने के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा सरकार की तरफ से, ठीक है। ये बस। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के गैर कार्यकारी अध्यक्ष, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और स्वतंत्र निदेशक यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अजय कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया है, सिंपल याद रख लेना। एनपीसीआई बहुत सारी योजना चलाती है इंडिया में, जैसे यूपीआई उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके एमडी का नाम दिलीप असबे है, दिलीप असबे। स्विट्जरलैंड टूरिज्म के द्वारा स्विट्जरलैंड में टॉप ऑफ यूरोप के रूप में जाने जाने वाले जांग फ्रांगजोक के प्रसिद्ध आइस प्लेस में एक पट्टिका देकर सम्मानित किसको किया? ये सम्मानित किया नीरज चोपड़ा को, ठीक है ना। नीरज चोपड़ा वैसे स्विट्जरलैंड के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने हैकिंग समूह वॉल्ट टाइफून द्वारा अमेरिकी बुनियादी ढांचे को लक्षित करते हुए गुप्त या लक्षित दुर्भावनापूर्ण गतिविधि का पता लगाया है। वॉल्ट टाइफून निम्नलिखित में से किस देश पे आधारित है? ये चाइना देश आधारित है। और अभी रिसेंटली जो है ना इसके बारे में जो है ना माइक्रोसॉफ्ट ने हैकिंग ग्रुप का पता लगाया है। 10 फरवरी 2024 को अभी जो है ना चीनी नववर्ष मनाया गया था। इसमें इस साल 2024 का चीनी जानवर का नाम क्या था? इसका ड्रैगन नाम था। देखो ये हर साल ऐसे अलग अलग मनाते हैं, इस बार ये ड्रैगन के नाम पे जो है ना सेलिब्रेट किया गया था इनका फेस्टिवल। उत्तर प्रदेश के किस शहर में गंगातीरी गायों की एक नस्ल के लिए भारत का पहला संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? ये नस्ल जो है ना कहाँ की है? ये नस्ल एक्चुअली वाराणसी की नस्ल है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। वाराणसी की नस्ल है ये गंगातीरी, और यूपी के अंदर है। आपको थोड़े समय पहले याद होगा भारत के ये गाय नस्ल मैं आपसे बताया था 8 से 10 लीटर पर डे दूध देती है। अभी थोड़े दिन पहले जो है ना भारत के प्रधानमंत्री जी ने ऐसे बोनी गायों को चारा खिलाया था। ये ना चित्तूर आंध्र प्रदेश की गाय है। इस गाय की नस्ल का नाम है पुंगानूर, ठीक है ना। बोनी गाय बोलते हैं इनको, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे इनको मतलब काफ़ी फेमस हुई थी ये फोटो। मिस वर्ल्ड 2023 का 71वां संस्करण इस बार भारत में हो रहा है। पहले हुआ था 1996 में, इस बार भारत में हो रहा है। भारत में मिस वर्ल्ड किस किसने जीता था? पहली कौन थी जीतने वाली? रीता फारिया, याद होगा आप लोगों को। एक ऐश्वर्या राय थी, डायना हेडन भी है, एक युक्ता मुखी भी है, प्रियंका चोपड़ा भी है, ठीक है ना। मानुषी छिल्लर भी है। मानुषी छिल्लर को लेटेस्ट मिला था 2017 में, देखो इस बार मिल जाता है क्या। और सेफर इंटरनेट डे कब मनाता है? 6 फरवरी को मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं हम लोग। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या थी इस बार की? ये टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत थी आपकी, ठीक है ना। तो इस बार का ये थीम था। और जो इंटरनेशनल जीरो टॉलरेंस डे, ये 6 फरवरी को मनाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए सर, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। कल फिर मिलता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू सो मच।